बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य, बीमारियों या किसी भी हेल्थ या मेडिसिन से संबंधित होती हैं, जो हमने आसपास अपने बड़े बुजुर्गों से या आस पड़ोस में सुनी होती हैं, जिसमें से कई सारी बातें मिथ होती हैं कम्प्लीटली, यानी कि उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है, साइंटिफिक बेस नहीं होता है। तो उन्हीं मिथ्स को आज हम डिस्कस करेंगे और उनको फैक्चुअली करेक्ट करेंगे और डिबंक करेंगे एक तरीके से उसको। तो सबसे पहला होता है कि चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है, यानी कि शुगर होता है चीनी खाने से। तो चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, जब डायबिटीज़ हो जाती है उसके बाद शुगर नहीं खाना चाहिए। तो जब हम ज़्यादा मात्रा में शुगर खाते हैं तो वो डायरेक्ट डायबिटीज़ कराने में योगदान नहीं देती है। जबकि जब हमारा मोटापा बढ़ता है चीनी खाने की वजह से, उसकी वजह से डायबिटीज़ होती है, वो भी टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है और हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। दूसरा, वैक्सीन की वजह से ऑटिज़म होता है बच्चों में, यानी कि वो बहुत खोए खोए रहते हैं और अपने में रहते हैं, अपने सोसाइटी में घुलते मिलते नहीं हैं, घुल मिल नहीं पाते हैं। जबकि ऐसा कोई स्टडीज़ ने प्रूव नहीं किया है, ऐसा कोई लिंक नहीं है कि वैक्सीन्स जो होती हैं वो ऑटिज़म से लिंक करती हों किसी भी प्रकार से। तो ये एक तरीके से एकदम बेकार है, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। इसके बाद हमें एक दिन में 8 गिलास पानी पीना ही पीना चाहिए, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। अरे ऐसा नहीं है, वाटर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और उसकी एक्टिविटी कैसी है, एक्टिविटी का लेवल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। अगर वो ज़्यादा गर्म वातावरण में रह रहा है तो पसीना उसकी ज़्यादा आएगा और डिहाइड्रेशन जल्दी जल्दी होगा, तो उसे पानी जल्दी जल्दी पीना पड़ेगा हाइड्रेशन के लिए। तो और डाइट, हम किस तरह की लिक्विड डाइट ले रहे हैं या बहुत ही सूखी हुई डाइट ले रहे हैं जिसमें पानी की मात्रा कम है, तो हमें एडिशनल पानी लेना पड़ेगा। तो जब हमें प्यास लगे उतना पानी हमें पीना चाहिए, प्यासे नहीं रहना चाहिए, मूल रूप से ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम हड्डियाँ चटकाते हैं तो जैसे कभी कभार हम उंगलियों की, हाथ की हड्डियाँ ऐसे करके चटका देते हैं, तो वो हमें चटकानी नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है, और इसकी वजह से अर्थराइटिस होता है। तो ये एक तरीके से कम्प्लीटली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिसर्च ने ऐसा किसी प्रकार का एविडेंस नहीं दिया है कि भाई ऐसे हड्डियाँ चटकाने से हमारे अर्थराइटिस होता हो। तो हालांकि इसकी वजह से अगर हम ज़्यादा जोर देते हैं तो स्वेलिंग आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, पर अर्थराइटिस का कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद जो ठंडे वातावरण में रहते हैं उनको जुखाम होने की संभावना रहती है ज़्यादा, यानी कि संभावना नहीं, मतलब उनके जुखाम होता ही होता है, ठंड की वजह से जुखाम होता है, ऐसा नहीं है। जो ठंड होती है जो उसकी वजह से जुखाम नहीं होता है, बल्कि जुखाम होता है वायरसेस की वजह से, टेम्परेचर की वजह से नहीं कि टेम्परेचर कम हो गया तो फिर, ये होता है वायरस की वजह से। जब लोग एक बंद वातावरण में रहते हैं तो वहाँ पे वायरस के पनपने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पे लोग इंडोर रहते हैं सर्दियों के दिनों में, जो कि प्रेफर करा जाता है कि लोग घर में ही रहते हैं, तो इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होने का भी खतरा बढ़ जाता है, और पनपने का तो रहता ही है क्योंकि धूप वगैरह की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद हम बॉडी हीट ज़्यादातर जो लूज़ करते हैं वो सिर से लूज़ करते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो हम हीट लूज़ करते हैं वो प्रोपोर्शनल है उससे जो हमारा बॉडी पार्ट एक्सपोज है हर जगह से, यानी कि प्रोपोर्शनल है, सिर से ही लूज़ नहीं करते हैं हम अकेले। तो जो बॉडी हीट है वो कहीं से भी लूज़ हो सकती है, जहाँ से हमारी स्किन एक्सपोज है वो हर जगह से हीट लूज़ करेगी। इसके बाद फ़ैट खाने से हमारा फ़ैट बढ़ता है, यानी कि कोई भी ऐसी फ़ैट से चीज़ है। तो जो हेल्दी फ़ैट होते हैं ये एक तरीके से मिथ है। अब इसका ट्रुथ क्या है, जो हेल्दी फ़ैट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं डाइट के लिए हमारे। अगर हम ओवर ईट कर लेते हैं कैलोरीज, यानी कि हम कुछ भी खाते हैं बाहर से जिससे हमें एनर्जी मिलती हो, उसकी वजह से वेट बढ़ता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, सिर्फ फ़ैट अकेले खाने से नहीं, अगर हम कुछ भी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो फ़ैट के रूप में ही स्टोर होगा। अकेले हम अगर तेल खा रहे हैं, किसी भी प्रकार का ऑयल, घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं,
तो अकेले उससे फैट नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा मात्रा में अगर हम कैलोरी खा रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी अन्य रूप में हो, तो वो वेट बढ़ाएगा, फैट के रूप में स्टोर होगा। इसके बाद एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करने का काम करती हैं। ये कम्प्लीटली मिथ है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है, वायरल इन्फेक्शन को नहीं। तो बहुत सारी जो वायरसेस होते हैं जैसे कि फ्लू, कोल्ड, इनमें अगर हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये इनइफेक्टिव होगी कम्प्लीटली। जैसे जुकाम हो जाता है हमें कभी कभार, फ्लू हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसमें हम कह देते हैं एंटीबायोटिक खा लो भाई। अरे एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है। इसके बाद अगला मिथ है कि बीमारियां होने की संभावना जो होती है वो टॉयलेट सीट पे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो इस वजह से कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस टॉयलेट सीट पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, और जो ट्रांसमिशन का खतरा होता है, फैलने का खतरा होता है, वो काफ़ी लो होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम गंद बचा दें, वहाँ पे हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। और एक बात और कही जाती है कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वायरसेस हमारे डोर स्टेप पे होते हैं, डोर जहाँ से हम ओपन करते हैं वहाँ होते हैं, और फ़ोन में होते हैं हमारे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, और कई सारी चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन टॉयलेट सीट से संबंधित साइंटिफिक नहीं है, ये मिथ है। इसके बाद डिटॉक्स डाइट जो होती हैं वो हमारी बॉडी को साफ़ करने का काम करती हैं। तो बॉडी किसी प्रकार से हम बाहरी रूप से साफ़ नहीं कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये चीज़ खा लो तो डिटॉक्स हो जाएगी हमारी बॉडी। हमारी डिटॉक्स का सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारी शरीर में एक्सेस मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो वही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। कोई भी गलत चीज़ है उसको हम टॉक्सीफाई है हमारी बॉडी, ऐसे रिलेट नहीं कर सकते। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है वो सिर्फ हमारे दो अंग करते हैं, दो ऑर्गन करते हैं, लीवर और किडनी, और वो नेचुरली रूप से होता है। और कोई भी डाइट, कोई भी जूस की ज़रूरत नहीं होती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ये लीवर और किडनी अपने आप करते हैं। इसके बाद हमें विटामिन सी चाहिए सर्दियों, ठंड ठंड उससे बचने के लिए, जुकाम से बचने के लिए विटामिन सी चाहिए। आपने देखा होगा कि भाई जुकाम हो गया, विटामिन सी ले लो, खट्टी चीज़ें खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन सी कुछ देर तक के लिए जो हमारे जुकाम का है असर उसको कम कर सकता है, लेकिन हमें जुकाम होने से बचा नहीं सकता है। अगर वो होना होगा तो वो होगा ही, चाहे वो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हो। तो जो बैलेंस डाइट होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे इम्यूनिटी के लिए, इम्यून हेल्थ के लिए। इसके बाद जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं वो हमेशा सेफ़ ही होती हैं, ऐसा देखा जाता है, जो पेड़ पौधे से संबंधित होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नेचुरल होती हैं वो हमेशा सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। बहुत सारी हर्ब्स होती हैं जो अदर मेडिकेशंस के साथ इंटरेक्ट करके हमें हार्म भी कर सकती हैं, वो एक तरीके से जहर का भी काम कर सकती हैं। इसके बाद जो ब्राउन एग्स हैं वो हेल्दियर ऑप्शन होते हैं वाइट एग के मुकाबले, ऐसा भी नहीं है। जो न्यूट्रिशनल डिफरेंस होता है वो दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है, ब्राउन एग में और वाइट एग में। ये सिर्फ ब्रीड जो होती है मुर्गी की, जो अंडा देती है, उस पर डिपेंड करता है। इसकी वजह से कलर आने का काम होता है बस, और कुछ नहीं। इसके बाद ये कहा जाता है कि भूखे रहने से हमें वेट लूज़ करने में सहायता मिलती है, इसलिए भूखे रहना चाहिए। और कई बार लोग व्रत भी रखते हैं, व्रत का भी इस पे हालांकि बहस हो सकती है, तो लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो जो स्टारवेशन, अगर हम भूखे रहते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हम खाना पीना खाते हैं उसको एनर्जी में कितनी तेज़ी से कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, किस मात्रा में करती है, कितना अच्छे से करती है। तो जो हम भूखे रहते हैं तो मसल लॉस होता है हमारा जिसकी वजह से। और अगर हम बैलेंस कैलोरी कंट्रोल डाइट लें, जितनी हमें कैलोरी चाहिए हमारी बॉडी को उतनी ही डाइट लें,
तो और एक्सरसाइज करें तो हमें हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने में इफ़ेक्टिव तरीके से मदद मिलेगी। इसके बाद ग्लूटेन फ्री जो डाइट होती है वो हेल्दियर होती है सबके लिए हेल्दी ऑप्शन होता है। ऐसा भी नहीं है, एक्सट्रीम बात हो गई इसमें, जनरलाइज कर दिया गया है एक तरीके से। तो सिर्फ वो लोग जिनको सेलिएक डिसीज़ है यानी कि ग्लूटेन सेंसिटिव हैं वो लोग, यानी कि अगर वो ग्लूटेन गेहूं से संबंधित चीज़ें खाते हैं तो उनके पेट में दिक्कत हो जाती है या दस्त लग जाते हैं उन्हें, या पेट में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब पचा नहीं पाता एक तरीके से ग्लूटेन हमारी बॉडी में। तो उन लोगों को, सिर्फ ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों को अवॉइड करनी चाहिए ग्लूटेन वाली डाइट, गेहूं वगैरह। और जो अदर लोग हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, वो ग्लूटेन फ्री डाइट ज़रूरी नहीं है कि छोड़ें, वो खा सकते हैं, ग्लूटेन खा सकते हैं। और ये कोई हेल्दी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्लूटेन छोड़ देंगे तो हेल्दी ऑप्शन है वो, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये कहा जाता है कि अगर हम रात को खाना खाते हैं तो हमारा वज़न बढ़ता है, वेट बढ़ता है, जबकि इसका कोई संबंध नहीं है। वेट बढ़ता है हमारा सीधे सीधे अगर हम ज़्यादा कैलोरी खाते हैं, और ज़्यादा कैलोरी खाते हैं उससे ज़्यादा खाते हैं जितनी हम बर्न करते हैं, यानी कि जितनी हम इस्तेमाल करते हैं। कैलोरी हम उतनी बर्न नहीं कर रहे हैं जितनी खा ले रहे हैं, तो स्टोर होती रहेगी वो, और वो फैट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता है, कैलोरी की मात्रा से फ़र्क पड़ता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं और कम लूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से फैट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद अगर हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो उसके साथ शरीर से टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं, यानी कि खराब तत्व भी निकल जाते हैं जिसे हम कहते हैं। जबकि खराब तत्व जैसा होता नहीं है, हमारी बॉडी सिंपली जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उसको बाहर करती रहती है यूरिन और स्टूल के माध्यम से, वो किडनी और लीवर हमारा काम करता है। तो जो स्वेट होता है वो पानी और नमक का एक तरीके से मिश्रण होता है, तो सिर्फ वही निकलता है हमारी बॉडी से। टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए किडनी और लीवर होते हैं, ना कि पसीना। तो इसके बाद एक मिथ और है कि हमें रेस्ट करनी चाहिए जब हमारे कंकशन हो जाए, यानी कि सिर में एक तरीके से मस्तिष्क में आघात हो जाता है, यानी कि सर पे अगर हमारे झटका लग जाए या सर में चोट लग जाए तो उसमें हमें रेस्ट करते रहना होता है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट। जबकि रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी, सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट नहीं, हमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी करनी चाहिए। अगर हम एकदम ही इनएक्टिव हो गए तो जैसे लोहे में जंग लग जाता है वैसे ही शरीर भी ढीला पड़ सकता है और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो हमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी चाहिए, और अगर हम नहीं करते तो रिकवरी और देरी से होगी। और धीरे धीरे करके हम एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। इसके बाद जो टैनिंग हो जाती है हमारी स्किन में, वो सनबर्न से हमें बचाती है। तो अगर एक बार टैनिंग हो गई तो हमें बाद में नहीं हो सकती, इसका मतलब ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर टैनिंग हो गई है और तो वो स्किन डैमेज का साइन है पहली बात तो, और वो हमें फ्यूचर जो टैनिंग होगी, फ्यूचर जो बर्न्स होंगे हमारे जो सन रे की वजह से हो रहे हैं, वो आगे भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक बार हो गया तो रुक जाएगा। तो सनस्क्रीन जो है हमें हमेशा हर हालत में लगानी चाहिए, और सनस्क्रीन ही हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से और सन रेज से। इसके बाद ये देखा गया है कि ये बात करी जाती है कि स्ट्रेचिंग करने से, एक्सरसाइज से पहले इंजरीज से बचा जा सकता है, स्ट्रेचिंग। जबकि ऐसा नहीं है, स्ट्रेचिंग से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वार्म अप से होता है। अगर हम वार्म अप करते हैं अलग 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 प्रकार का, तो सिर्फ स्ट्रेचिंग से नहीं, वार्म अप इफ़ेक्टिव होता है और हमें इंजरी से बचाने में मदद करता है। और जबकि जो स्ट्रेचिंग होती है वो एक्सरसाइज के बाद हमें करनी होती है, एक्सरसाइज से पहले नहीं। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वार्म अप। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो होगी इंजरी। लेकिन कई बार लोग कह देते हैं कि स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये कहा जाता है कि हमें 2 लोगों का खाना खाना चाहिए,
प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि औरतों को 2 लोगों का खाना खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि पेट में एक जान और है इसीलिए, और एक तो अपने लिए खाएंगे और एक बच्चे के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। 2 लोगों का खाना नहीं खाना चाहिए। 2 लोगों, हाँ इतना ज़रूर करना चाहिए जितनी भूख हो उतना खाना चाहिए, और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अब वो एक तरीके से अभी उसमें जान भी नहीं है, या जान आ भी गई है उसमें, वो मूवमेंट भी करने लग गया बेबी पेट में, तो फिर वो इतना थोड़ा है कि वो किसी बड़े इंसान जितना खाना खा लेगा। वो कितना सा है और वो कितना खाना खा लेगा। उसको तो खाने की एक तरीके से एक चम्मच ही दे दो, उसमें ही उसका पेट भर जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है, जबकि ये मिथ है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको जो एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत होती है, लेकिन उतनी भी नहीं होती है जितनी कि भाई एक बड़ा इंसान खाए, तो ज़बरदस्ती खाएं, ओवर ईट करें। इसकी वजह से बल्कि और वेट गेन होता है, और बाद में डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है वेट गेन होने की वजह से। तो इसमें हमें सिंपली हेल्दी डाइट को फॉलो करना होता है, ज़्यादा डाइट को नहीं, सिर्फ हेल्दी डाइट पे फोकस। इसके बाद ये देखा गया है कि हॉट बाथ लेने से, यानी कि जिसे सोना बोलते हैं, उसे उसे लेने से हम वेट लूज़ कर सकते हैं हमारा आसानी से। ऐसा भी नहीं है, वेट लूज़ हमारा पूरा एक तरीके से होता है, और नहाने से कैसे वेट लूज़ हो जाएगा हॉट वाटर से, ऐसा नहीं है। अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी और हेल्दी ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। कैलोरीज बर्न करनी होगी, फैट बर्न करना होगा। और फैट अगर जो लूज़ होता है हॉट वाटर लेने से, तो वो इसलिए होता है कि हमें डिहाइड्रेशन हो गया होता है, तो शरीर का पानी निकल गया होता है, तो पानी का वेट कम हो जाता है। तो इस वजह से लोग मानते हैं, जबकि ऐसा फैट से रिलेटेड नहीं है, वेट से रिलेटेड है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, ये कहा गया है कि जब हम बीमार रहते हैं तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज हम हल्की फुल्की मॉडरेट रूप से कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम करने की स्थिति में हैं, इतनी तो हमारी तबीयत ख़राब नहीं है और हल्के फुल्के सिम्टम हैं, तो हम एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसकी वजह से और हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो अच्छा होता है। तो रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं। अगर इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है तो हमें एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। इसके बाद ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो हमेशा हेल्दियर होता है। हालांकि होता है, इस पे कोई दो राय नहीं है, ऑर्गेनिक फूड हमेशा हेल्दियर ऑप्शन होता है, लेकिन हमेशा होता है, यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम बात हो गई है। तो हमेशा हो ऐसा नहीं है, न्यूट्रिशियस हो ऐसा भी नहीं है। तो जो कन्वेंशनल फूड होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो ऐसा माना जाता है, जबकि जो हमें एक तरीके से ऐसे फूड को अपनाना चाहिए जिसमें कम से कम हार्मफुल सब्सटेंस हो हमारे बॉडी के लिए। तो ऐसी चीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए और हेल्थ बेनिफिट हमें मिलते हो, तो इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो और इसके अलावा ओवरऑल डाइट पे भी ये चीज़ निर्भर करती है कि हम ओवरऑल डाइट कैसी लेते हैं। इसके बाद एक मिथ और है कि जो माइक्रोवेव में हम खाना खाते हैं वो इस न्यूट्रिएंट्स को, उसके अंदर जो खाने के अंदर है, वो उसे नष्ट कर देता है। ऐसा नहीं है। जो माइक्रोवेव होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है खाने को गर्म करने का या खाने को पकाने का, और वो सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट को अपने अंदर रिटेन कर सकता है। क्योंकि माइक्रोवेव में खाना कैसे गर्म होता है, वो बड़ी तेज़ी से लाइट वेव फेंकता है, रेस फेंकता है लाइट की, जो कि बहुत माइक्रो होती हैं, जिसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, उस तरीके की होती हैं। और वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी मूव करने का काम करता है, जिसकी वजह से खाना गर्म होता है। यही काम गैस पे भी होता है। अगर हम हीट ज़्यादा करते हैं खाने को तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव होते हैं, और खाना इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की वजह से जल्दी जल्दी गर्म होता है बेसिकली। तो यही कारण है खाना गर्म होने का। माइक्रोवेव में जो होता है ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अच्छे से रिटेन हो पाते हैं, और ये कोई हानिकारक नहीं है। इसमें लेस हीट का इस्तेमाल होता है
और कुकिंग टाइम काफ़ी कम होता है और अच्छे तरीके से होता है। तो बात ये थे 25 कॉमन मिथ्स जो हमारे आसपास के दुनिया में बहुत कॉमन है। इसी तरीके के मिथ्स की वीडियो पार्ट 2 में आएगी। तो मिलते हैं आगे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।